नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टार स्टडी 29 के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं रामस्वरूप बिश्नोई स्वागत करता हूँ आपका एक नए सेशन में। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से एक छोटे से आंदोलन को एक अच्छा नेतृत्व मिलने की वजह से वो राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक हो गया। किस वजह से, किसने इसका नेतृत्व किया, किस वजह से ये आंदोलन भड़का। भाई पहला चरण हमने पढ़ लिया था। पहले चरण में आंदोलन एक बार शांत हो गया था, तो दोबारा इसके भड़कने के क्या कारण रहे, किसने नेतृत्व किया, नेतृत्व करने वाले का साथ किसने दिया, कितना ये सफल रहा, तो पूरी जानकारी हम जानने वाले हैं। उससे पहले कि सेशन को शुरू करें, आप सेशन को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम चरण हमने पढ़ लिया। द्वितीय चरण है, मैं लिख के इसलिए लाता हूँ ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। तो इसका जो दो कारण रहे इस आंदोलन के दोबारा जागृत होने के लिए, बिजोलिया का किसान आंदोलन के दोबारा जागृत होने के प्रमुखतः दो कारण रहे। कौन कौन से? एक तो कि गिरधारी कुंभार नाम का एक व्यक्ति था जो बेगार कर रहा था, यानी बेगार प्रथा पर था। उसको किसी भी प्रकार का, बेगार प्रथा क्या होती है आपको पता ही है, यानी किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं दिया जाता, मुफ्त में ठेकेदार मतलब ठिकानेदारों के पास काम किया करता था। तो गिरधारी कुंभार का नाम का एक व्यक्ति था जो काम करते हुए वहाँ पे मारा गया। चलो इसको छोड़ो, इतने से थोड़ा किसानों के मध्य विरोध उत्पन्न हुआ, लेकिन किसानों ने अभी तक आंदोलन प्रारंभ नहीं किया। उसके बाद में क्या होता है कि 15 दिनों की बेगार के लिए किसानों को और बुलाया जाता है। किसान जाने से मना कर देते हैं क्योंकि किसानों में ये भय उत्पन्न हो गया है कहीं हमें भी मार ना डालें। किसान नहीं जाते हैं तो जो ठिकानेदार होते हैं वो इनके साथ मारपीट करते हैं और ज़बरदस्ती किसानों को अपने साथ लेके चले जाते हैं और बेगार निकलवा देते हैं। बेगार निकलाने के बाद 300 किसान इकट्ठा होते हैं। 300 किसान इकट्ठा होकर ये कसम खाते हैं कि आज के बाद हम बेगार नहीं करेंगे, नहीं बेगार में काम नहीं करेंगे, भी मुफ्त का काम भाई हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन उनका ये शर्त चलती नहीं है। जब ये विरोध करते हैं तो इनके साथ मारपीट की जाती है, यानी इनके साथ बुरी तरह किसानों के साथ मारपीट होती है। आप कहेंगे कि इनका जो नेतृत्व कर रहे थे, दूसरे चरण का जिन्होंने नेतृत्व किया वो विजय सिंह पथिक थे। तो भाई विजय सिंह पथिक कहाँ हैं, उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया? बात उस पर भी आएंगे, लेकिन अभी तक विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व नहीं किया है। विजय सिंह पथिक कौन है? तो विजय सिंह पथिक के बारे में जान लें। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 में होता है और बुंदेल शहर यूपी में होता है। ये यूपी के थे। इनके जो पिता दादा सब स्वतंत्रता सेनानी थे और इनके अंदर भी कूट कूट के देश प्रेम की भावना भरी हुई थी। ब्रिटिश सरकार इन्हें ढूंढ रही थी विजय सिंह पथिक को, तब ये इधर उधर भाग रहे थे। जब ये इधर उधर भाग रहे थे तो एक मैं आपको बता दूं कि जो इनका बचपन का नाम है विजय सिंह पथिक का, वो भूपेंद्र सिंह गुर्जर है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि भूपेंद्र सिंह गुर्जर कौन है। तो भूपेंद्र सिंह गुर्जर विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम है। अब बात करते हैं कि विजय सिंह पथिक किसके कहने पर राजस्थान में आए। तो वो रास बिहारी बोस के कहने पर राजस्थान में आए और वो राजस्थान के बिजोलिया में आकर एक सभा का गठन करते हैं, विद्या प्रचारिणी। इस विद्या प्रचारिणी सभा का मकसद क्या था भाई, किस वजह से इस सभा का गठन किया गया? तो विजय सिंह पथिक क्या करते हैं कि एक तो विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं। शिक्षा देने के साथ साथ दो काम, यानी एक तीर से दो शिकार। सीधे सा मीम ये निकाल सकते हैं कि एक तीर से दो शिकार कर रहे थे विजय सिंह पथिक। अब विजय सिंह पथिक क्या करते हैं कि यहाँ पर इस सभा का गठन करते हैं और गठन करके विद्यार्थियों को शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें राष्ट्र चेतना उत्पन्न करते हैं, राष्ट्र के बारे में बताते हैं। ये तो हुआ विद्यार्थियों को शिक्षा देने के बारे में। रात को किसानों के पास जाया करते थे। किसानों से जाकर ये कहते कि आप विरोध करो, आप अपने हक के लिए लड़ो। हक के लिए सब लड़ते हैं भाई। एक कहावत है ना कि जब तक बच्चा भी नहीं रोएगा तो उसकी माँ उसे दूध नहीं पिलाएगी। तो विजय सिंह पथिक ने यही काम किया, लोगों को सिखाया, जन चेतना उत्पन्न की कि आप इकट्ठे हो, आंदोलन करो, तब हमें जाकर इन
सभी अत्याचारों से निजात मिलेगी। और हालांकि किसानों पे बहुत ज़्यादा हद से पार, आप इससे समझ सकते हैं कि किसानों को मुफ्त में काम करवाया जाता था, किसी भी प्रकार का कोई मतलब पैसा नहीं दिया जाता था, फ्री में काम। आज के ज़माने में फ्री में काम कोई नहीं करना चाहता, और उस ज़माने में भी कोई नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस ज़माने में भी पैसे की वैल्यू थी। तो फ्री में काम सो काम, ऊपर से अत्याचार, खाना ढंग से नहीं मिलता था उस बेगार में, काम करो ऊपर से खाना भी अच्छा नहीं, पैसे भी नहीं, तो भाई किसानों पे कितना अत्याचार हुआ। दूसरी बात, लेते समय जो निर्धारित था उससे ज़्यादा लगान ले जाते। एक ढेर किया, ढेर में से किसान को, जैसे क्वांटिटी में बता देता हूँ, 10 कुंटल धान हुआ तो 10 कुंटल धान में किसानों को सिर्फ 1 कुंटल दिया जाता था, और बाकी 9 कुंटल वो जागीरदार लेके के चले जाते थे। अब देखिए क्या हालात है किसानों के, कितने अत्याचार हो रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे विजय सिंह पथिक ने एक अच्छा गठजोड़ बना लिया किसानों के साथ। फिर विजय सिंह पथिक को 1916 में साधु सीताराम ये कहते हैं, आग्रह करते हैं कि आप इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करें और इसे एक व्यापक, एक बड़े स्तर पर लेके जाएं। विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को, जो बिजोलिया का किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन को एक राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम किया, एक बहुत बड़े स्तर पर। भाई अगर विजय सिंह पथिक नहीं होते इस आंदोलन में, तो इस आंदोलन को आज शायद हम पढ़ ही नहीं पाते। जैसे मानगढ़ पहाड़ी का वो हत्याकांड हुआ, तो उस हत्याकांड को किस तरह से छुपाया गया, उसी तरह से इसे भी छुपा लिया जाता है और बताया भी नहीं जाता किसानों के विरोध को। यानी एक व्यापक रूप देने की कोशिश की विजय सिंह पथिक ने। कैसे की? अब देखो, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि मैं हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए मेरे पास ऐसे नेतृत्व होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो मेरी अनुपस्थिति में संगठन को अच्छी तरह से चला सके। तब इन्होंने कुछ लोगों की छंटनी की, और ये इनके प्रमुख साथी रहे माणिक्यलाल वर्मा, डूंगर सिंह भाटी, साधु सीताराम, गणेश्वर शंकर विद्यार्थी जो कि प्रताप समाचार पत्र उसके संचालक थे, और हरिभाव उपाध्याय और राम नारायण चौधरी। इन सभी को ये कहते हैं कि आप मेरी अनुपस्थिति में नेतृत्व करेंगे। अब उसके बाद में किसानों को संगठित कर लिया, किसानों को इकट्ठा कर लिया, किसानों में उत्तेजना भर दी। किसान ये भी तैयार हो गए कि हम आंदोलन के लिए तैयार हैं, विजय सिंह पथिक आप कहिए, हम आपके साथ हैं। अब जब इतना कुछ हो जाता है तो विजय सिंह पथिक बेरीसाल गांव में हरियाली अमावस्या के दिन सभी किसानों को इकट्ठा करते हैं, सभी किसानों को बुलाते हैं, और सभी किसान वहाँ पे आते भी हैं। सभी किसान वहाँ पे आकर इस सभा में, जो यहाँ पे सभा गठित की जाती है, इस सभा में ये घोषणा की जाती है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है। यानी एक किसान सभा की स्थापना की जाती है, किसान बोर्ड सभा की स्थापना कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है इस बेरीसाल गांव में। बहुत अच्छा कदम था ये। इसकी वजह से, यानी जहां ये बनाया गया ऊपरमाल बोर्ड मंच, जो बनाया गया ऊपरमाल बोर्ड पंच बोर्ड बनाया गया, ऊपरमाल पंच बोर्ड के जो अध्यक्ष बनाए गए वो पटेल को बनाया गया। बिजोलिया किसान आंदोलन को एक व्यापक रूप देने के लिए विजय सिंह पथिक ने क्या किया? सबसे पहले तो वो अमृतसर और नागपुर का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है उस अधिवेशन में जाते हैं और वहाँ के नेताओं को ये बताते हैं, इसके हालात बताते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। इस तरह का इनका द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाता है वहाँ पर। उसके बाद में यहाँ तक नहीं थके। अब देखो इस बंदे की नॉलेज को देखो, ज्ञान को देखो, किस तरह से इस व्यक्ति का घोड़े की तरह दिमाग दौड़ रहा है। इसने इस अधिवेशन में कहा सो कहा। इसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए, सुसंगठित करने के लिए, देश के सभी किसानों को जागृत करने के लिए इन्होंने प्रताप नाम के एक समाचार पत्र, मराठा, अर्जुन, नव युग संदेश, यंग राजस्थान, बॉम्बे क्रॉनिकल, इन सभी समाचार पत्रों में इसकी व्यापक घटना प्रचारित की जाती है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किस प्रकार किसानों पर अत्याचार किए जाते हैं, किस तरह किसानों से बेगार निकाली जाती है, किस तरह से किसानों से लगान ली जाती है, किस तरह से किसान संघर्ष कर रहे हैं, किस तरह से किसानों को दबाने के लिए रियासतें अपनी दमनकारी नीति का प्रयोग कर रहे हैं। तो सभी इस समाचार पत्रों में एक अच्छे तरीके से
एक प्रकाशित किया गया, लेख लिखा गया और हर सप्ताह इसमें लेख लिखा जाता था। अब होता ये है कि इसके बाद में अगर आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि पंछेड़ा नामक गीत किसने लिखा, तो माणिक्य लाल वर्मा ने पंछेड़ा नामक गीत लिखा। आप याद रखिएगा, इससे भी माणिक्य लाल वर्मा द्वारा पंछेड़ा नामक गीत लिखा गया। कि नारायण पटेल नाम के व्यक्ति थे, इनके साथी थे विजय सिंह पथिक के, उन्हें जागीरदारों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब नारायण पटेल को गिरफ्तार किया जाता है तो किसानों द्वारा वहाँ पर एक नारा लगाया जाता है। किसान सभी इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर नारा लगाते हैं, पटेल को छोड़ दो अन्यथा हमें भी जेल में दे दो। अब ये कथन क्यों कहा गया, देखो इस कथन के पीछे भाव को समझो, कितना शानदार भाव है। अहिंसात्मक रूप से इस आंदोलन का कितना परिदृश्य किया गया, कितना सुदृढ़ रूप से, एक सुचारू रूप से ये कहा गया है कि हमें जेल में दे दो। यानी इसका मतलब अहिंसात्मक, यानी ये नहीं कि हम विद्रोह करेंगे, हम तोड़फोड़ करेंगे, हम संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि गांधी जी की क्या महानता थी, चाहे दूसरा वो किसी भी प्रकार का कोई कमेंट करे, आप सिर्फ ये कहना कि उनकी अहिंसात्मक नीति आज हमारे देश को टूटने से बचाती है। किस तरह से, मैं बताता हूँ आपको कि आज आप कोई भी प्रोटेस्ट देखते हैं, चाहे वो किसान करते हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट करते हो, मतलब आंदोलन देखते हो या किसी भी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन देखते हो, तो धरना प्रदर्शन ही क्यों होता है? वहाँ पर दंगे क्यों नहीं भड़कते, लोग आपस में लड़ते क्यों नहीं है, धरना प्रदर्शन क्यों होता है? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि महात्मा गांधी ने यही सोच रखते हुए कि देश में आगे से धरना प्रदर्शन को अहिंसात्मक रूप को सर्वोपरि माना जाए, सबसे अच्छा माना जाए, इसलिए इस अहिंसात्मक नीति को अपनाया। उग्र होने को वो भी हो सकते थे, माना कि अगर ट्राई करते तो देश जल्दी आज़ाद होता, अंग्रेज़ों को यहाँ से मारकर अगर भगाया जाता तो। लेकिन अहिंसात्मक नीति से अगर अंग्रेज़ों को भगाया तो अंग्रेज़ तो चले जाते, आज नहीं तो कल, मतलब कभी तो चले जाते भारत से। लेकिन जो पीछे एक गुण छोड़ गए कि अहिंसात्मक नीति से देश आज़ाद हुआ है, यानी बिना किसी हिंसा के। तो आपको अगर गांधी जी के बारे में कोई पूछ ले तो इसे ज़रूर कहना कि उनकी अहिंसात्मक नीति आज हमारे देश को एक गठजोड़ के रूप में बनाए रख रही है। दंगे नहीं होते इसकी वजह से, क्योंकि लोगों में एक विचारधारा है कि हमें देश की आज़ादी की तरह हमें भी अपने हक मिलेंगे, और किस तरह मिलेंगे, धरना प्रदर्शन करने से मिलेंगे। शांति रूप से हम एक सड़क के किनारे प्रदर्शन करेंगे, उससे हमें अपने हक मिल जाएंगे। उन्हें ये विश्वास हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन करके ये बोला जाता है कि पटेल को छोड़ दो अन्यथा हमें भी जेल में दे दो। यहाँ पर स्टेटमेंट लिया जाता है लोगों का कि आपको किसने भड़काया, तो लगभग 1300 लोगों ने एक ही जवाब किया कि हमें किसी ने नहीं भड़काया, हम अत्याचारों से विवश हैं और एक नंगा व्यक्ति कुछ तो कुछ करेगा, अपने अत्याचारों को विरोध तो ही करेगा। इसके बाद में क्या होता है कि विजय सिंह पथिक द्वारा ये लगभग विजय सिंह पथिक 1919 में वर्धा चले जाते हैं, और वर्धा जाने के बाद में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं, और वर्धा में ही ये राजस्थान केसरी नामक एक पत्र निकालते हैं, और इस राजस्थान केसरी पत्र में ये बिजोलिया किसान आंदोलन के रूप में व्यापक रूप से इसे छापते हैं। इस जो पत्र था, इस पत्र का जो संपूर्ण खर्चा था वो सेठ जमनालाल बजाज द्वारा उठाया जाता है। सेठ जमनालाल बजाज ये कहते हैं कि इसका जो संपूर्ण खर्चा होगा, इसमें जितना भी खर्चा आएगा वो पूरा खर्चा मेरे द्वारा दिया जाएगा। अब इस घटना के बाद में क्या होता है कि ये सभी क्रम चक्र देख रहा था राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल को ये पता चला कि ये आंदोलन व्यापक हो रहा है, पूरे राष्ट्र में फैल जाएगा। और ऊपर से ब्रिटिश सरकार का, भारत की जो भारत सरकार थी उस समय की, उस भारत सरकार ने एजीजी से कहा कि आप जाइए और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें। तब एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड और रेजिडेंस जाते हैं उदयपुर के क्रिश्चियन, ये इनके नेतृत्व में दोनों पक्षों के मध्य यानी उदयपुर और किसानों के मध्य वार्ता प्रारंभ की जाती है, और ये वार्ता लगभग 5 फरवरी 1922 के आसपास की जाती है। बड़ी पेचीदी वार्ता थी। कुछ समय तक रियासतों ने ये नहीं माना कि हम किसानों की शर्तें मान लेंगे,
लेकिन जब उन्हें ऐसा लगा कि किसान अगर हम शर्त नहीं मानेंगे तो व्यापक रूप से आंदोलन करेंगे और पूरे राष्ट्र में हो जाएगा आंदोलन, फिर इस पर कई तरह की कमेटियाँ बैठी कि हमें मजबूर मानना ही है तो अभी भी मान ले। फिर हॉलैंड जो कि एजीजी थे उनके प्रयासों से ये समझौता हो जाता है और ये समझौता 11 जून 1922 को पूर्ण हो जाता है। अब इस समझौते का निष्कर्ष क्या निकला, तो इस समझौते से किसानों की मांग को मान लिया गया, किसानों की लाग बेगार को ख़त्म कर दिया गया, किसानों से जो लगान ली जाती थी वो लगान अब अन्न के रूप में नहीं ली जाएगी, वो लगान पैसों के रूप में ली जाएगी, मनी के रूप में ली जाएगी। बहुत अच्छा सौदा था, किसान बड़े खुश हुए, किसानों की विजय हुई, जीत हुई। इस चरण का सफल निकला क्योंकि पहला चरण विफल हो गया किसानों को पहले चरण में फिर से खेती करनी पड़ी, लेकिन इस चरण में किसान सफल रहे, किसान खुश रहे। लेकिन भाई साहब कहानी यही ख़त्म नहीं हुई, ये जो समझौता है ये समझौता काफ़ी समय तक चला नहीं। काफ़ी समय तक नहीं चलने की वजह से इसने तृतीय चरण को उत्पन्न किया और उस तृतीय चरण के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। आबाद रहो, खुश रहो और बड़े का आदर करो, छोटे को प्यार करो। धन्यवाद।